नमस्ते बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है डिलीटेड सिलेबस। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए चैप्टर नंबर 11 जो हमारा चल रहा है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड्स और एल्यूमिनियम रिएक्शंस विद एसिड्स एंड अल्कालीज यूजेस। अब ये क्या पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया, उस टाइम तक मेरा सिलेबस के ऊपर ध्यान नहीं गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोग इसको चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं ताकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। फिर अगला देखिए पार्ट, इसके अंदर कार्बन यूजेस एंड सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑक्साइड्स, फिर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड अ फ्यू यूजेस, silicon tetrachlorides, silicones, silicates and zeolites and their uses। तो ये पार्ट रिमूव हो चुका है, आप लोगों को पता लग गया है। तो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पढ़िए, लेकिन अभी जो एनुअल एग्जाम होंगे उसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स। आपको पता है कार्बन फैमिली ग्रुप 14, इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं। कोवेलेंट रेडियस, ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो रेडियस इंक्रीज होती है। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन साइज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देन फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। A small increase is observed due to filled d and f orbitals। इसका मतलब समझना कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है? डी और एफ ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं, उनकी वजह से शील्डिंग वो पुअर हो जाती है। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं साइज बढ़ना, उतनी साइज बढ़ती नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एनसीईआरटी वाली ये टेबल। देखिए ये कोवेलेंट रेडियस पिकोमीटर में है। तो कार्बन के लिए 77 पिकोमीटर, कार्बन से सिलिकॉन की तरफ मूव किया तो ये थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, ये काफी बढ़ गई है। अब यहाँ देखिए सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ मूव किया, बहुत कम इंक्रीज हुई। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। जबकि जर्मेनियम से टिन तक थोड़ी बड़ी है, फिर टिन से लेड तक बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुआ है साइज के अंदर। इसका रीजन क्या है, थोड़ा हम देखते हैं। पहला देखिए सिलिकॉन से जर्मनी में ये डिफरेंस कम क्यों है? क्योंकि ये जो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2 और इसकी वैलेंस शेल का 4s2 4p2, लेकिन उससे पहले 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से शील्डिंग पुअर होती है। तो क्या होता है, बाहर वाले यानी वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, या यूं कह दीजिए कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए ये न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से खिंच जाते हैं। तो इनकी साइज उतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से आपने यहाँ मूव किया, यहाँ पर तो 4d10 फिलअप है, लेकिन यहाँ देखिए 140 से 146 बहुत कम इंक्रीज हुई है। रीजन क्या है, इसमें 4f वाले ये इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग, इसी वजह से साइज उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले हम वो टेबल देख लें। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके अंदर देखिए फर्स्ट वाले हम कंसिडर कर रहे हैं। आपको ये बात पता है कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ देखिए कार्बन के लिए 1086, फिर सिलिकॉन के लिए कम हो गई 786, फिर जर्मेनियम में और कम हुई, टिन में और कम हुई, लेकिन लेड में हल्की सी इंक्रीज हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कार्बन और सिलिकॉन में डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज तो हुई है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नहीं हुई। रीजन वही है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गली या टाइटली बॉन्डेड होते हैं,
उनको रिमूव करने के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर जर्मेनियम से टिन तक थोड़ी डिक्रीज हुई, थोड़ी क्या काफ़ी हद तक डिक्रीज हुई, लेकिन लेड में थोड़ी और इंक्रीज हो गई है। रीज़न क्या है? 4f वाले इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से पुअर शील्डिंग होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर देखिए IE1 यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स इज हायर देन ग्रुप 13 मेंबर्स। इसका रीजन तो आपको पता है, ग्रुप 13 से कंपैरिजन करते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाती है और चार्ज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। फिर आगे हम देखें ग्रुप के अंदर क्या कंपैरिजन है। स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू tin and slight increase from tin to lead is due to poor shielding effect of d and f orbitals। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 13 ग्रुप। और ऊपर से नीचे मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। फिर हम देखते हैं जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। ये ट्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये देखते हैं हम। पहले टेबल की तरफ मूव करें। देखिए इस टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तो दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन के लिए सबसे ज्यादा है और उसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन तीनों के लिए सेम है और लेड की थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिया है। चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी मैंने ढूंढा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ग्रुप फर्स्ट 16, 17 और 0 यानी ग्रुप 18 के लिए तो दे रखी है, लेकिन कार्बन फैमिली के लिए नहीं दी हुई है। और मैंने नेट पे भी सर्च किया, वो मिली नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे मूव करोगे तो वो नेगेटिव के अंदर डिक्रीज होती है साइज बड़ी होने की वजह से। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स। पहले देखो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, ऑल फॉर्म्स ऑक्साइड शोइंग डिक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, फिर टिन और लेड वाले ये भी डाइऑक्साइड्स, इसमें ये एसिडिक नेचर के हैं और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो टिन और लेड के एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ये चीज आपको पता होगी, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, हालांकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटेलॉइड्स हैं फिर भी इनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के हैं। एक चीज और बता दूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो न्यूट्रल होती है। ये चीज भी आप लोग याद रखना कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जो ये कार्बन है या कोई और एलिमेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। केवल टिन है और वो भी स्टीम की फॉर्म में वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। फिर आगे हम मूव करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, दो टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, MX2 और MX4 टाइप के एक्स हैलोजन्स हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आप जानते हो अच्छे तरह से, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक बकमिंस्टर फुलरिन होता है। तो देखिए ये डायमंड में कार्बन चारों तरफ कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है हर कार्बन एटम। ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड की, इसमें 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये कार्बन है, मीथेन का मॉलिक्यूल आप इमेजिन करो, टेट्राहेड्रॉन होता है उसके अंदर, बस ऐसा कैसा यहाँ पर भी। जैसे आप यहाँ सोचो कि ये कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन इमेजिन करोगे, अगर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे और एक उस साइड में ये वाला, तो यहाँ अगर आप हाइड्रोजन इमेजिन करोगे तो ये एक टेट्राहेड्रॉन शेप बन गया, वो किसका हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल का। बस आप यहाँ चारों कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन के बजाय कार्बन इमेजिन कर लीजिए, तो ये पूरी एक नेटवर्क बनाती है, कोवेलेंट सॉलिड बनाती है। और ये आपको पता है कि स्ट्रोंगेस्ट या हार्डेस्ट मटेरियल है नेचुरल अर्थ में मिलने वाला, ठीक है।
फिर आप ये देखिए ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर,